नमस्कार दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय जनता को पूरी तरह कंट्रोल किसने किया है तो आपका जवाब क्या होगा। और भारतीय राजनीति के ऐसे चेहरे जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, मोदी, योगी और अमित शाह, आखिर ये तीनों आपस में कैसे जुड़े और कैसे आज भारत के राजनीति पे इनका पूरी तरह कंट्रोल बन चुका है। और यहाँ तक कि कुछ लोग इन्हें राजनीति के मास्टरमाइंड कहते हैं। क्या बात कर? और वहीं कुछ लोग इन्हें सत्ता का खेल समझने वाले बड़े खिलाड़ी समझते हैं। तो आखिर इनकी रणनीति क्या होती है और ये तीनों आपस में कैसे जुड़े और कैसे इन्होंने राजनीति की तस्वीर बदल के रख दी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मोदी के बारे में कि इनका जन्म कैसे हुआ, अबे साले कभी कहाँ हुआ, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और इन्होंने राजनीति में एंट्री कैसे मारी। तो बात है दोस्तों 17 सितंबर 1950 की। गुजरात के मेहसाना जिला के एक वार्ड नगर में एक मिडिल क्लास के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी साधारण थी, जिसका पिता रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे और जिस बच्चे ने बचपन में अपने पिता की सहायता के लिए उनके चाय के दुकान पे काम किया। जो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता, जो आगे चलकर भारत के राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बन गया। जी, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नरेंद्र मोदी जो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर के हाई स्कूल से ही की। छात्र जीवन में ही इन्होंने एनसीसी और आरएसएस शाखा से जुड़े। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सालों तक देश में घूमे, साधु संत से मिले, अध्यात्म की खोज में निकले, लेकिन 1970 में फिर वापस गुजरात लौटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस ज्वाइन किया। और फिर समय आता है 1975 का, जिस समय भारत में आपातकाल लागू हुआ। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और उसी समय से मोदी की चर्चा होने लगी, क्योंकि इन्होंने आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं की काफी आलोचना की। और फिर 1980 में आरएसएस के संगठन में इन्हें शामिल किया गया, इन्हें प्रचारक के तौर पे काम दिया गया। और फिर समय आता है 1985 का, जब इन्हें बीजेपी में आरएसएस के द्वारा नियुक्त किया गया। और 1990 में ही लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ की यात्रा में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। लाल कृष्ण आडवाणी वो हैं जो बीजेपी के इस वक्त प्रमुख नेता में से एक हैं, जिसकी वजह से मोदी बीजेपी की नजर में आए और इन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। 1995 में गुजरात के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को काफी भारी सफलता मिली और इसमें मोदी की रणनीति काफी अहम रही। लेकिन मोदी अभी तक उभरता हुआ चेहरा नहीं बन पाए थे, लोगों में उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाई थी। लेकिन फिर समय आता है 7 अक्टूबर 2001, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं केशुभाई पटेल के बाद। Narendra Modi has just taken oath for a fourth time as Gujarat Chief Minister today. तो फिर सवाल ये आता है कि भारत के 28 राज्य में 28 मुख्यमंत्री होते हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री की आखिर इतनी चर्चा क्यों और कैसे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इसके पीछे वजह क्या थी कि इन्होंने इतनी नेम फेम कमाई और भारत के प्रधानमंत्री तक बन गए। तो समय था 27 फरवरी 2002 की, जब गुजरात में गोधरा कांड होता है। आज से करीब 23 साल पहले गुजरात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 59 लोगों ने बुरी तरह से अपनी जान गंवाई। इसमें एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया जाता है। साबरमती एक्सप्रेस के कोचेस में आग लगा दी जाती है। होता क्या है कि गुजरात के गोधरा स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस के ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें 59 लोगों की मौके पे ही डेथ हो जाती है। और ये मुख्य रूप से हिंदू तीर्थ यात्री थे और इस घटना ने गुजरात में बड़े पैमाने पे धार्मिक हिंसा को भड़का दिया और जिसकी वजह से इस घटना ने गुजरात में एक दंगे का रूप ले लिया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं को लगता था कि गोधरा हत्याकांड मुसलमानों ने किया है और उसके बदले में हिंदू ने आक्रोश में आकर मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में दंगा हो गया, जिसकी वजह से मोदी काफी विवादों में आए, लेकिन इनकी सत्ता बनी रही। और ये 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतते हैं, पहला 2002 में, दूसरा 2007 में और तीसरा 2012 में। और ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काफी काम भी करते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर देते हैं, जिसकी वजह से गुजरात काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा। फिर समय आता है 2013 का, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 282 सीटों पर विजय मिली, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और 26 मई 2014 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने काफी फैसले लिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वल योजना, नोटबंदी, 500 रुपए का नोट बंद किया जाए, जीएसटी लागू करना, जीएसटी में बदलाव से क्या जन धन योजना और अन्य तरह के कई काम किए, जिसकी वजह से यह बहुत कम समय में इन्होंने लोगों के बीच अपना क्रेज पैदा किया, जिसकी वजह से भारत की जनता ने इन्हें दोबारा 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में 303 सीट दिलाकर विजयी बनाई और ये दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर से 370 को हटाते हैं 2019 में। 370 हटाया,
आपका क्या आकलन है, बेहतर हुआ? 370 हटाना बहुत अच्छा था। राम मंदिर का शिलान्यास और निर्माण का कार्य शुरू करवाते हैं। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। और कोरोना महामारी में वैक्सीन अभियान चलाते हैं। और 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में ही होता है, जिसकी वजह से भारत को एक वैश्विक छवि मिलती है और मोदी को भी एक वैश्विक स्तर का पहचान मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में इनका क्रेज काफी बढ़ता जा रहा था। फिर समय आता है 2024 का, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी की तरफ से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्होंने लगातार विकास पर, आत्मनिर्भर बनने पर और अपनी टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस किया है। ये लोगों को आए दिन उत्साहित करते हैं कि अपना टेक्नोलॉजी बनाए, डिजिटल इंडिया का सपना पर जोर देते हैं और इनका आए दिन विपक्ष की राजनीति के साथ टकराव होता रहता है। कभी इन पे वोट चोरी का आरोप लगता है तो कभी घोटाले का, लेकिन मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एक पहचान बनाई है। उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में बनाया है। तो ये तो बात हो गई मोदी की जन्म से लेकर 2025 तक का सफर। तो आइए अब बात करते हैं मोटा भाई के बारे में, यानी अमित शाह के बारे में, जो कहते हैं जान दे देंगे इसके लिए। तो आखिर किसके लिए, ये भी समझेंगे। लेकिन आइए शुरू से शुरू करते हैं। 22 अक्टूबर 1964 अमित शाह का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में होता है, लेकिन इनका परिवार मूलतः गुजरात के रहने वाला था और इनके पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप का छोटा कारोबार करते थे। और बात करें अमित शाह की एजुकेशन की, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री से BSc किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। और ये छात्र जीवन में ही RSS शाखा से जुड़े और ABP से जुड़े, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1982 में RSS से जुड़कर कार्य करना शुरू किया। फिर 1986 में बीजेपी के युवा शाखा से जुड़ते हैं और फिर फाइनली समय वो आता है जब ये मोदी से मिलते हैं। 1987 में नरेंद्र मोदी से पहली बार मुलाकात होता है, जिसके बाद में ये राजनीतिक गुरु और सहयोगी बन जाते हैं मोदी के। और इन्होंने भी 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह मोदी और अमित शाह मिलते हैं और अभी के समय में जय व वीरू का रोल निभा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इन दोनों से कैसे जुड़े। 5 जून 1972 अजय सिविस्ट, यानी जिन्हें आज हम योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। पिता आनंद सिविस्ट वन विभाग के कर्मचारी थे। माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी और इनके कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें से एक खुद थे। और बात करें इनकी शिक्षा की, इन्होंने BSc किया हुआ है गणित में गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड से ही। और ये भी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ गए और 1993 में गोरखपुर के गोरखनाथ मठ पे पहुंचते हैं और अवैधनाथ के शिष्य बन जाते हैं। यहीं पे उनका नाम अजय सिविस्ट से योगी आदित्यनाथ मिलता है। 1994 में इनके गुरु अवैधनाथ योगी ने इनको राजनीति में उतरने का आशीर्वाद दिया और 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद के लिए चुने गए, जो कि सबसे युवा सांसदों में से एक बने। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे लगातार 5 बार सांसद चुने जाते हैं, 1999, 2004, 2009 और 2014। और संसद में इनकी छवि हिंदुत्ववादी बन गया था, यानी एक हिंदू नेता के रूप में उभरे थे। और इन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन की स्थापना की, जो कि हिंदू युवाओं के लिए सामाजिक संस्कृति का मंच बना, जिसकी वजह से उनका लोकप्रियता गोरखपुर और पूर्वांचल में काफी तेजी से बढ़ा। और 2014 के समय में लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर काफी तेज हो गई, जिसकी वजह से गोरखपुर में काफी बड़ी जीत मिली। और 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 325 सीट का ऐतिहासिक जीत मिलती है। और फिर समय आता है 19 मार्च 2017। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ की कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं और अयोध्या में राम मंदिर को बनवाना, गोरखपुर और पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे का विस्तार करना। और उनकी छवि बुलडोजर बाबा के रूप में भी बन गया है। और 2022 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने दोबारा बहुमत पाया और योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले बीजेपी के पहला नेता है और अपने कामों की वजह से काफी चर्चा में रहे, जिसकी वजह से मोदी, अमित शाह और योगी आपस में जुड़े और इन तीनों का छवि एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है। हिंदू लोग इनसे ज्यादा कनेक्ट करने लगे, जिसकी वजह से हिंदुत्व का नारा गूंजने लगा और इनकी सत्ता और मजबूत हो गई और इन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। ये कभी कहीं मंदिर बनाकर तो कभी धर्म के नाम पर कहीं हिंसा भड़काकर अपनी सत्ता बनाते रहे। और यहाँ की जनता इतनी भोली कि ना इनसे रोजगार के बारे में पूछती है, ना अपने विकास के बारे में पूछती है और ना ही इनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। बस इन्हें धर्म का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है और आम जनता उसे बजाते रहते हैं और नेता लोग उसका भरपूर फायदा उठाकर अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। इसी वजह से अभी भी समय है, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उनसे सवाल करना सीखिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए, वरना ये नेता लोग हमें आपस में ही कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पे लड़ाते रहेंगे और अपनी सत्ता बनाते रहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि इन तीनों आपस में कैसे मिले और कैसे आज भारतीय राजनीति का कंट्रोल पूरा इनके हाथों में चला गया है।